क्योंकि जयदेव उनादकट को अगर आप देखें तो प्लेइंग 11 में भी इनकी जगह जो है वो बनती हुई नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी वापसी भले ही कर दी गई है, लेकिन अब 2 टेस्ट मैच होंगे, 2 टेस्ट मैच में इन्हें बेंच पर बैठा दिया जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी, उसमें बुमराह और शमी की वापसी होगी और उसके बाद इन्हें डीमोटिवेट करके दोबारा से बाहर कर दिया जाएगा। तो सौरभ कुमार को बल्कि देखना चाहूँगा। हालांकि बहुत लोग शायद से अगर अपनी प्लेइंग 11 बताएं तो शायद सौरभ कुमार को उसमें ना ही इंक्लूड करें, पर अगर हम उनके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड को देखें जहाँ पर उन्होंने 237 विकेट लिए हैं, 11 हाफ सेंचुरी हैं, 2 शतक हैं और उन्होंने हाल ही में भी जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं अनऑफिशियल वाले, उसमें भी बहुत बेहद प्रदर्शन अच्छा किया है। भारतीय टीम को यही सोच के चलना पड़ेगा कि उनको 6 के 6 जीतने हैं। अगर उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद 5 जीतें। जी हाँ। और जहाँ तक बात रही ये बांग्लादेश के साथ दोनों टेस्ट मैच जीतने की और ड्रॉ के लिए ना खेलने के लिए, तो यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इंग्लैंड से सीख लेनी पड़ेगी। जी हाँ, जी हाँ। जहाँ पे इंग्लैंड और बेन स्टोक्स को पता था कि इंग्लैंड कितना भी जीत ले, इस टेस्ट चैंपियनशिप में उनका फाइनल में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बावजूद भी हमने पहले टेस्ट मैच में देखा उन्होंने कितना बोल्ड मूव लिया जब उन्होंने डिक्लेयर किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलते। अब टेस्ट मैच में उन्होंने वापसी की है, लेकिन उन्हें वाइस कैप्टन के पद से हटा दिया गया और ऐसे खिलाड़ी को वाइस कैप्टन का पदभार जो है वो सौंपा गया है जिसकी टीम में जगह शायद पक्की भी नहीं है, और वो नाम है चेतेश्वर पुजारा। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने के लिए भारत को यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी, लेकिन बांग्लादेश को उनके घर में हराना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य साबित हो सकता है। ऐसे में इस टेस्ट मैच पर चर्चा करने के लिए मेरे साथी अभिनव मौजूद हैं, जिनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। अभिनव, वनडे सीरीज हम हार चुके हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज को लेकर क्या आसार नजर आ रहे हैं? जी देखिए, टेस्ट सीरीज मेरे को लग रहा है कि काफ़ी आसान रहेगी भारत के लिए, क्योंकि 5 दिन का खेल है और अगर हम दोनों टीम की क्वालिटी देखें तो उसमें भारत की क्वालिटी, एक्सपीरियंस और पास्ट रिजल्ट्स बताता है कि ये टेस्ट उनके लिए काफ़ी आसान रहेगा, और खासकर एशिया में ही है। तो जहाँ पर हमारे पास इतने बेहतरीन स्पिनर हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं और बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तो ये सीरीज भारत के लिए काफ़ी आसान रहने वाली है। देखिए, आसान हमने वनडे सीरीज को भी देखा था कि कहीं ना कहीं यही आसार नजर आ रहे थे कि वनडे सीरीज में कहीं ना कहीं टीम इंडिया बांग्लादेश को आसानी से हरा देगी, लेकिन क्या हुआ कि हम वनडे सीरीज उनसे बांग्लादेश में जाकर हार गए और कहीं ना कहीं कड़ी आलोचना हमारे खिलाड़ियों की हुई। तो ऐसे में क्या उसी आलोचना का शिकार दोबारा टीम इंडिया के खिलाड़ी टेस्ट मैच में भी हो सकते हैं? जी नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना, क्योंकि क्या होता है कि जितना फॉर्मेट छोटा होता जाता है तो उतना दोनों टीम में चाहे क्वालिटी वाइज डिफरेंस हो, एक बराबर सी अपॉर्चुनिटी रहती है कि कोई भी जीत सकता है। 20 ओवर में और कम वो रह जाएगा डिफरेंस इंडिया और बांग्लादेश में, पर सिंस ये 5 दिन का गेम है और टेस्ट क्रिकेट है तो यहाँ पे प्योर एंड प्योर क्वालिटी ही चलेगी। तो अब इसमें मैं नहीं देखता कि बांग्लादेश इसमें भारत को दोनों टेस्ट मैचों में हराएगी। हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से इस मुकाबले को और इस सीरीज को देख रहे हैं, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने के लिए भारत को अभी कम से कम 5 मैच जीतने होंगे, लेकिन खेलने कितने हैं? 6 मुकाबले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीरीज ऐसी है कि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि मैच ड्रॉ हो। कहीं ना कहीं टीम इंडिया की रणनीति यही होनी चाहिए कि ये दोनों मैच हम जीतें, और जिसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैचों की 4 मैचों की सीरीज होने वाली है, उसमें से अगर हम 3 भी जीत जाते हैं तो फाइनल में प्रवेश करने का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं खुल जाएगा। जी हाँ, पहले बात तो मेरा ये होगा कि भारतीय टीम को तो यही सोच के चलना पड़ेगा कि उनको 6 के 6 जीतने हैं। जी अगर उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद 5 जीतें। जी हाँ। और जहाँ तक बात रही ये बांग्लादेश के साथ दोनों टेस्ट मैच जीतने की और ड्रॉ के लिए ना खेलने के लिए, तो यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इंग्लैंड से सीख लेनी पड़ेगी। जी हाँ, जी हाँ। जहाँ पे इंग्लैंड और बेन स्टोक्स को पता था कि इंग्लैंड कितना भी जीत ले, इस टेस्ट चैंपियनशिप में उनका फाइनल में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बावजूद भी हमने पहले टेस्ट मैच में देखा उन्होंने कितना बोल्ड मूव लिया जब उन्होंने डिक्लेयर किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलते। जी। आज केएल राहुल ने भी हालांकि ये चीज जरूर बोली कि भारतीय टीम अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएगी, पर ये देखना अभी पड़ेगा कि कितना अग्रेसिव वो खेलेंगे, और वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि वो ड्रॉ के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ इकलौता एक टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद हमने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव अप्रोच के लिए आपके पास अग्रेसिव खिलाड़ियों का होना भी जरूरी है, और ऐसे में हमारे पास जिन खिलाड़ियों की कमी हमें खलेगी अग्रेसिव अप्रोच के हिसाब से अगर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा है जिनकी कमी हमें खल सकती है, और गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, ये दोनों कहीं ना कहीं अग्रेसिव गेंदबाज है, तो इनकी कमी कहीं ना कहीं टीम इंडिया को खल सकती है। लेकिन जो खिलाड़ी नहीं है उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, जो खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं उन पर चर्चा करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं, अभी आपने देखा ऋषभ पंत का डिमोशन हुआ है। इससे पहले जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ एक इकलौता टेस्ट मैच हुआ था, केएल राहुल इंजर्ड थे, रोहित शर्मा इंजर्ड थे, जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया गया था और ऋषभ पंत उस मैच में वाइस कैप्टन थे। लेकिन अभी ऋषभ पंत को पहले वनडे सीरीज से बाहर किया गया। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि वो उन्हें बाहर किया गया या उन्होंने खुद रेस्ट मांगा, इसकी श्योरिटी मेरे पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब टेस्ट मैच में उन्होंने वापसी की है, लेकिन उन्हें वाइस कैप्टन के पद से हटा दिया गया और ऐसे खिलाड़ी को वाइस कैप्टन का पदभार जो है वो सौंपा गया है जिसकी टीम में जगह शायद पक्की भी नहीं है, और वो नाम है चेतेश्वर पुजारा। देखिए, यहाँ पे मैं पूरा मैनेजमेंट को दोष देना चाहूंगा, और ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं है। हमने ये हाल ही में T20I में भी देखा, हम ODI में भी देख रहे हैं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हमारा मैनेजमेंट कर क्या रहा है इन सब चीज़ों को लेके। आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि कौन अच्छा वाइस कैप्टन आगे चल के बन सकता है, कौन कप्तान अच्छा बन सकता है, कौन सा खिलाड़ी टीम में रह सकता है, तो वो चीज़ करने के एक तरीके अलग होते हैं। आप चेतेश्वर पुजारा की आप उम्र देखिए, और वो कितने लंबे समय तक खेलेंगे वो भी सबको तय है, पता है कि कब तक खेलेंगे। तो ऐसे में उनको वाइस कैप्टन बनाना, और ऋषभ पंत जिनका पता है कि आगे आने वाले 10 साल तक उन्हें कप्तानी और वाइस करियर तय ही है, तो उनसे आप वाइस कैप्टनसी छीनकर उनको इस फॉर्मेट में भी क्यों आप एक मॉरली आप डाउन करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं टेस्ट मैच में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। गाबा का आप टेस्ट मैच देख लीजिए, इसके खिलाफ अभी हाल ही में जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक इकलौता टेस्ट मैच खेला था, उसमें भी उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। तो टेस्ट मैच में ऋषभ पंत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप उन्हें डिमोट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको वैसा प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे जैसी आप उनसे उम्मीद करना चाहते हैं। क्योंकि अंकित भाई, पता क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप ऋषभ पंत को डिमोट भी कर देते हैं, यहाँ पे अब उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया। अब मान लीजिए वो खराब प्रदर्शन करते हैं। अब चेतेश्वर पुजारा का हमें पता है उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया पास्ट में इंडिया के लिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब अगर मान लीजिए चेतेश्वर पुजारा कुछ खराब परफॉर्मेंस करेंगे, इससे पहले भी वो टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, तो आप दो बार नहीं सोचेगा ना मैनेजमेंट ना सिलेक्शन कमेटी पुजारा को ड्रॉप करने में। तो यानी वो तो अजिंक्य रहाणे की तरह टीम से बाहर। पर आपने उस खिलाड़ी को जो आपका फेस बन सकता है अगले 10 साल के लिए, उसको तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में लो कर दिया। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और जहाँ तक आपने बात करी कि प्रतिभा की, देखिए बल्लेबाजी में उनकी प्रतिभा है चेतेश्वर पुजारा की, ये हम मानते हैं, लेकिन हर बेहतर खिलाड़ी बेहतर कप्तान नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में बहुत रन बनाए, लेकिन वो अच्छे कप्तान नहीं बन पाए। तो ऐसे में चेतेश्वर पुजारा के साथ भी कहीं ना कहीं यही है कि वो बेहतर बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं उप कप्तान और कप्तान की जिम्मेदारी किसी दूसरे खिलाड़ी को सौंपनी चाहिए जो इसमें कहीं ना कहीं परिपक्व होने की कोशिश कर रहा है। भाई दूसरी तरफ वो बात करते हैं, एक खिलाड़ी है जिसका नाम है जयदेव उनादकट, 12 साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं, क्या लगता है उनके? जी मैं खुश हूँ उनके लिए, पर अगर आप मेरी पर्सनली राय मांगे तो मैं वही दोबारा मैनेजमेंट को दोष देना चाहूँगा या सिलेक्शन कमेटी को, कि मैं इस तरीके की वापसी में उतना सहमति नहीं रखूँगा, क्योंकि जयदेव उनादकट के अलावा बाकी बहुत खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। विजय हजारे ट्रॉफी हो गया डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो सिर्फ जयदेव उनादकट नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी इंडिया ए जो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही थी, उसमें मुकेश कुमार जो CSK के, उन्होंने भी कितना अच्छा प्रदर्शन किया। जी हाँ, बिल्कुल। बात तो ये कि वो भी आ सकते थे। जी। पर अब अगर जयदेव उनादकट आ गए हैं, तो अगर अब इसके बावजूद भी वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो वापस देखिए जिस तरीके क्या कर रही है वो कोई नहीं बता सकता। जी बिल्कुल। हम कितनी भी बातें कर लें, पर उनका तो हम हल ही नहीं निकाल पा रहे कि इनका अगला मूव क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जयदेव उनादकट को अगर आप देखें तो प्लेइंग 11 में भी इनकी जगह जो है वो बनती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इनकी वापसी भले ही कर दी गई है, लेकिन अब 2 टेस्ट मैच होंगे, 2 टेस्ट मैच में इन्हें बेंच पर बैठा दिया जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी, उसमें बुमराह और शमी की वापसी होगी, और उसके बाद इन्हें डीमोटिवेट करके दोबारा से बाहर कर दिया जाएगा स्क्वाड से। राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार के साथ क्या हुआ था ये ODI सीरीज में? यही तो हुआ। जी यही हुआ। त्रिपाठी के साथ तो दूसरी बार हुआ है कि बेचारे वो एक सीरीज में आए हैं, और मेरे ख्याल में दोनों बार ऐसा हुआ है कि हम सीरीज हार चुके हैं, और ये रहता है कि चलिए, या अगर जीत भी गए हैं तो आखिरी ODI में तो आप उनको खिला सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर उनके खेलने अच्छा प्रदर्शन या ना अच्छे प्रदर्शन से सीरीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ऐसे उसमें खिला सकते हैं। पर जी बिल्कुल। तो यहाँ पे उनादकट की वापसी का भी हम गारंटी नहीं कर सकते कि क्या उनकी प्लेइंग 11 में वापसी होगी या नहीं होगी। जी तो अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि वो आगे जी हाँ, क्योंकि अगर आप एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज लेके जाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा विकल्प रहता है कि हाँ हमारे पास दूसरा भी वेरिएशन करने वाला एक एक्स्ट्रा गेंदबाज जो है वो मौजूद है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी
हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में जयदेव उनादकट का प्लेइंग 11 में शामिल होना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब अभिनव प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं कि क्या प्लेइंग 11 रखनी चाहिए। काफी टाइम से हम टेस्ट मैच खेले नहीं है, अब हमारे कुछ खिलाड़ी चोटिल भी हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है उनमें से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? जी मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि ये अभिमन्यु भी टीम में आए हैं रोहित शर्मा की जगह, पर फिर भी शुभमन गिल और केएल राहुल मेरे हिसाब से ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन चेतेश्वर पुजारा ही आएंगे और 2 डाउन तो विराट कोहली का आना तय है। 3 डाउन पे श्रेयस अय्यर, उसके बाद 4 डाउन पे ऋषभ पंत और 5 डाउन पे मैं यहाँ पे सौरव कुमार को बल्कि देखना चाहूँगा। हालांकि बहुत लोग शायद से अगर अपनी प्लेइंग 11 बताएं तो शायद सौरव कुमार को उसमें ना ही इंक्लूड करें, पर अगर हम उनके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड को देखें जहाँ पर उन्होंने 237 विकेट लिए हैं, 11 हाफ सेंचुरी हैं, 2 शतक हैं और उन्होंने हाल ही में भी जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं अनऑफिशियल वाले उसमें भी बहुत बेहद प्रदर्शन अच्छा किया है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास में, जी हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, तो मैं सौरव कुमार को देखना चाहूँगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हमारे गेंदबाजों में, तो उसमें रविचंद्रन अश्विन रहेंगे, शार्दुल ठाकुर रहेंगे और मेरे ख्याल में जो उनादकट की जगह नहीं होगी उसमें, उसके बजाय मैनेजमेंट मोहम्मद सिराज और ये उमेश यादव के साथ जाएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी यही प्लेइंग 11 जो है कहीं ना कहीं कल के टेस्ट मैच में खेलने वाली है। लेकिन जहां आपने नाम लिया सौरव कुमार का, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके की केएल राहुल की अप्रोच है, जिस तरीके की राहुल द्रविड़ की अप्रोच है, तो वो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी एक युवा खिलाड़ी को मौका देते नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेला गया था तब अक्षर पटेल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल ही शायद कल के मैच में खेल सकते हैं। जी हो सकता है, बट मैं तो चाहूंगा कि सौरव कुमार नहीं, मैं भी यही चाहता हूं कि एक युवा खिलाड़ी को मौका दिया जाए, लेकिन हालात ऐसे शायद टीम इंडिया में अभी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कल के मैच में कौन बाजी मारेगा ये अगले 4 से 5 दिन में पता लग जाएगा। लेकिन इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे तमाम शो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।